बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था पार्टनरशिप, और लेक्चर नंबर 1 हम कवर कर चुके थे। चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे, पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। चैप्टर पार्टनरशिप लेक्चर 2 होगा हमारा, और जो टॉपिक आज की ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस एंड काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। इससे पहले क्लास में हम एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस कर चुके थे। अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस तो हमें क्या फायदे होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने स्टार्ट किया पार्टनरशिप के कारोबार को तो क्या नुकसान होंगे, क्या डीमेरिट्स है, क्या ड्रॉबैक है इस किस्म के कारोबार के। इसके साथ ही पार्टनर्स की कितनी किस्में होती हैं जो कारोबार में शामिल होती है, उसे डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक को, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप के कारोबार। अगर हमने एज अ पार्टनर स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, तो हमें किन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप को या फिर डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप को, कि कारोबार अगर हमने स्टार्ट किया है एज अ पार्टनर्स तो पार्टनरशिप के कारोबार में क्या नुकसानात होंगे, क्या डीमेरिट्स होंगे, क्या कमियां, क्या लेकनेस पाई जाती है इस कारोबार में, क्या ड्रॉबैक है इस कारोबार के जो इस कारोबार को तरक्की की तरफ नहीं जाने देते। एडवांटेजेस को हमने डिस्कस कर लिया था, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप को अब डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसके। पहला पॉइंट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जारी रखना मुमकिन नहीं है, जारी रखने की, कंटिन्यूटी रखने की कमी पाई जाती है इस कारोबार में, पहला नुकसान। दूसरा, लेक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, इस कारोबार में मुंतकिल नहीं कर सकते हम ऑनरशिप को, ट्रांसफर करना, शेयर्स को ट्रांसफर करना, ऑनरशिप को मुमकिन नहीं होता इस किस्म के कारोबार में, सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड हमारे पास है डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, कारोबार में जो होने वाला मुआहिदा है जिसकी बुनियाद पर कारोबार रन अप हो रहा होता है, स्टैब्लिश हो रहा होता है, एग्रीमेंट इसेंशियल होता है पार्टनरशिप का, उसका डिसएग्रीमेंट हो जाना। मतलब कारोबार में जो पार्टनर्स है वो डिसएग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते। डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के दरमियान में मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करना, ये भी थर्ड नुकसान है पार्टनरशिप के कारोबार का। डिवाइड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इस किस्म के कारोबार में कंट्रोल और मैनेजमेंट डिवाइड होती है जो कि नुकसान का बाइस बनती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कारोबार की जिम्मेदारी गैर महदूद होती है। अब इन डिसएडवांटेजेस को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। Lack of continuity, lack of transferability, disagreement among the partner, divide control and management, unlimited liability. These are the disadvantages, demerits, drawback of partnership. अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ती है, इन पॉइंट्स को इस तरह लिस्ट में लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें इन हेडिंग्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है डिवाइड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कॉज डिले डिसीजन। डिवाइड कंट्रोल होता है, डिवाइड मैनेजमेंट होती है जो कि वजह बनती है डिसीजन में डिले की, डिसीजन में देर होने की। इट्स बिजनेस डिसीजन आर ग्रेटली डिले, मैनेजमेंट इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स ओइंग टू विच मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफिकल्ट टू फिक्स। हमने स्टार्ट में कहा था कि जब हम इस कारोबार की बुनियाद रखते हैं तो हम एग्रीमेंट बनाते हैं, और एग्रीमेंट में डिसाइड होता है कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया हुआ है, किस पार्टनर का कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना नुकसान जो है वो बेयर करना पड़ेगा, और क्या ड्यूटीज होंगी, क्या राइट्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और किस पार्टनर को क्या काम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता यह है कि पार्टनर्स की जो ड्यूटीज, पार्टनर्स की ड्यूटीज को फिक्स करने में, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने में, ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करने में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी आती हैं क्योंकि मैनेजमेंट डिवाइड होती है, कंट्रोल डिवाइड होता है पार्टनर्स के दरमियान में। इसलिए अगर हम कोई फॉरेन डिसीजन लेना चाहते हैं
तो डिसीजन फौरी तौर पर नहीं ले सकते। डिसीजन डिले होते हैं, तमाम पार्टनर्स के आने का वेट करना पड़ता है, तमाम पार्टनर्स की राय का वेट करना पड़ता है, तमाम पार्टनर्स क्या चाहते हैं इसका वेट करना पड़ता है, और फिर उसकी बुनियाद पर जो है वो डिसीजन लिया जाता है। तो तमाम पार्टनर्स का एक ही वक्त में एक ही जगह पर अर्जेंसी में मौजूद होना पॉसिबल नहीं होता। बाज दफा डिले डिसीजन कॉज बनता है, डिले डिसीजन जो है वो डिवाइड मैनेजमेंट जो है वो वजह बनता है किसकी, देर से डिसीजन लेने की। डिसीजन तो होते अच्छे यहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारे लोग 2 से लेकर 20 तक लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, कंबाइन जजमेंट कर रहे होते हैं, कंबाइन स्किल्स को जो है वो यूज कर रहे होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन यही वजह होती है कि अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, एक ही वक्त में एक जगह पर इन्हें इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे डिसीजन अगर हम फौरी तौर पर लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले पाते, क्योंकि डिवाइड कंट्रोल होता है, तमाम पार्टनर्स की राय लेना जरूरी होता है, तमाम पार्टनर्स के पास कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है डिसीजन की, और मैनेजमेंट डिवाइड होती है। तो इसलिए तमाम पार्टनर्स का इकट्ठा होना और फिर डिसीजन लेना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम फौरी तौर पर डिसीजन ले पाए। तो यहाँ ये पहला डिसएडवांटेज हो गया पार्टनरशिप का कि डिवाइड कंट्रोल, डिवाइड मैनेजमेंट वजह बन जाती है डिसीजन के देर से होने की, क्योंकि मैनेजमेंट डिवाइड है पार्टनर्स के दरमियान में। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ रही होती हैं। ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कि क्या पार्टनर्स की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या राइट है, इसको फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा हमारे पास है लेक ऑफ कंटिन्यूटी, जारी रखना मुमकिन नहीं है इस कारोबार को। 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स होते हैं, तमाम पार्टनर्स की लाइफ अनसर्टेन होती है। जिस तरह पार्टनर्स की लाइफ अनसर्टेन होती है, इसी तरह इनके इस कारोबार पार्टनरशिप की लाइफ भी अनसर्टेन होती है। पार्टनर्स के मर जाने से, चले जाने से, नया पार्टनर आ जाने से, रिटायर हो जाने से, दिवालिया हो जाने से, बैंकरप्ट हो जाने से, या फिर जो है वो इंसैनिटी, पागल हो जाने से, डिफरेंट इंसॉल्वेंसी हो जाने से, डिफरेंट कंडीशंस की वजह से पार्टनरशिप का वजूद बरकरार नहीं रहता, और एग्रीमेंट में चेंजेस की वजह से पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। नई पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो ये सेकंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज हो गया, नुकसान हो गया हमारे पास, डिमेरिट के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, जारी रखना मुमकिन नहीं है इस कारोबार को। आइए डिस्कस करते हैं इसे। Continuity of partnership is not possible when partners die, insanity, insolvent, admit, absence, retire, etc. कंटिन्यूटी रखना मतलब जारी रखना पार्टनरशिप को पॉसिबल नहीं है डिफरेंट वजूहात की वजह से। अगर पार्टनर मर जाते हैं, डाई, अगर पार्टनर इंसैनिटी, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, पागल है, किसी और दिमागी बीमारी का शिकार है, इंसॉल्वेंट मतलब पैसा नहीं रहा, बैंकरप्ट हो गए, एडमिट, किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर लिया, ऑब्सेंस, रिटायर हो गए, रिटायरमेंट की जो है वो कंडीशंस आ गई। तो इस सूरत में क्या होता है, पार्टनर्स को जाना पड़ता है। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप से बाहर निकलते हैं तो पार्टनरशिप की लाइफ भी जो है वो डिपेंड कर रही होती है पार्टनर्स पर, और कंटिन्यू रखना पार्टनरशिप को मुमकिन नहीं होता। सेकंड डिसएडवांटेज हमारे पास कंडीशंस ये रही, डेथ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के मर जाने से, एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर के पार्टनर्स में आ जाने से, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर के रिटायर हो जाने से, छोड़कर चले जाने से, बैंकरप्ट हो जाने से, दिवालिया हो जाने से, सड़क पर आ जाने से, पैसे खत्म हो जाने से। व्हेन द पार्टनर्स इन कन्विक्टेड फॉर मोरल ऑफेंस, मतलब किसी कोई पार्टनर जो है वो किसी जुर्म में जो है वो इन्वॉल्व है, उसकी वजह से उस पार्टनर्स को हमने निकालना पड़ता है। पार्टनर होता क्या है, पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं होता। इंसैनिटी, पार्टनर्स के मेंटली तौर पर डिसेबल हो जाने से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अच्छा, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया लेक ऑफ कंटिन्यूटी के हवाले से कि अगर पार्टनर्स रिटायर हो जाए, एडमिशंस हो, या फिर जो है वो डाई हो, या फिर इंसैनिटी हो, या फिर कोई और कंडीशंस हो, इंसॉल्वेंटी है, बैंकरप्ट है, कॉन्विक्ट पार्टनर है, कोई जुर्म सर्जन हो गया है पार्टनर, तो पार्टनरशिप क्या होती है, खत्म हो जाती है। यहाँ पर हम थर्ड डिसएडवांटेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, डिसएग्रीमेंट, खिलाफ वर्जी करना मुआहदे की अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के दरमियान में। पार्टनर्स इस्टेब्लिश तो एग्रीमेंट की बुनियाद पर होते हैं, इस कारोबार को स्टार्ट तो एग्रीमेंट की बुनियाद पर करते हैं, एसेंशियल होता है एग्रीमेंट पार्टनरशिप के कारोबार का। लेकिन जब कारोबार रन अप होता है तो पार्टनर्स के दरमियान में डिसएग्रीमेंट पाया जाता है, पार्टनर्स खिलाफ वर्जी करते हैं एग्रीमेंट्स के पॉइंट की, और यही रीजन बनता है पार्टनरशिप के खत्म हो जाने का, जो कि हमारे पास डिसएडवांटेज के तौर पर मौजूद है। आइए डिस्कस करते हैं इसे कि क्या कहता है डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स की हेडिंग क्या डिस्क्राइब कर रही है।
The partners generally crop up disputed and mutual distrust. More partners, the higher chance of disagreement among them. Some dispute may resolve by voting if the number of partners is odd. If the number is even, the settlement may be arrived by the draw or by the third disinterested party. यहाँ ये कह रहे हैं कि पार्टनर्स जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं पार्टनरशिप को, बाज दफा आमतौर पर जनरली ऐसा होता है कि उन पार्टनर्स के दरमियान में डिस्ट्रस्ट की कंडीशन आ जाती है, वो आपस में एक दूसरे पर यकीन नहीं रख पा रहे होते और फिर ये कंडीशन डिस्प्यूट मतलब झगड़े का शिकार हो जाते हैं पार्टनर्स और इनके दरमियान में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। पार्टनर्स क्या करते हैं फिर, जब पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं हायर चांस होता है कि वहाँ पर डिसएग्रीमेंट की कंडीशन जो है वो अराइज हो जाए। जितने ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा माइंड होते हैं, ज़्यादा जो है वो अलग अलग सोच रखने वाले लोग होते हैं, तो फिर हर एक पर्सन की अलग सोच होती है और फिर वो दूसरे से जो है वो इत्तेफाक नहीं कर पाता। यहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है पार्टनर्स की सोच के दरमियान में। तो यहाँ यही बात डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पार्टनर्स की तादाद जितनी ज़्यादा होती है इतने ही ज़्यादा हायर चांस होते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं किसके, डिसएग्रीमेंट के, मुआहदे की खिलाफ वर्जी होने के। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो डिस्प्यूट होते हैं, जो झगड़े होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं वोटिंग के जरिए। हमने वोट लिया कि भाई ये यस कह रहे हैं पार्टनर्स, ये नो कह रहे हैं पार्टनर्स, और यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर यस की तरफ कौन जा रहा है, ज़्यादातर नो की तरफ कौन जा रहा है, तो इस बुनियाद पर वोट लेकर हम जो है वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे होते हैं, झगड़े को सॉल्व कर रहे होते हैं अगर पार्टनर्स ऑड नंबर में होते हैं। और अगर पार्टनर्स इवन नंबर में हैं तो इवन नंबर के लिए हमें फिर डिस्प्यूट को सेटलमेंट के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ता है जो कि डिसइंटरेस्टेड हो, जिसका किसी भी पार्टी से कोई इंटरेस्ट ना हो, कारोबार में कोई इंटरेस्ट ना हो, वो पर्सन फिर फैसला करता है और डिस्प्यूट को सॉल्व करवा रहा होता है। लेकिन जरूरी है कि उसका इंटरेस्ट ना होना किसी भी पार्टी की तरफ, किसी भी पार्टनर के साथ। तो ये हमने थर्ड डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लिया, डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर के दरमियान में मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है, इनके दरमियान में डिस्प्यूट झगड़े हो जाते हैं और डिस्ट्रस्ट की कंडीशन पाई जाती है। जिस तरह पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं इतने ही ज़्यादा जो है वो डिसएग्रीमेंट की जो है वो कंडीशंस भी ज़्यादा होती है, चांस भी ज़्यादा होते हैं। बाज़ दफ़ा जब पार्टनर्स ऑड नंबर में हो तो डिस्प्यूट को वोटिंग के जरिए हल किया जा रहा होता है, मसाइल को वोटिंग के जरिए हल किया जा रहा होता है। लेकिन अगर पार्टनर इवन नंबर में है तो फिर वहाँ पर थर्ड पार्टी को जो कि डिसइंटरेस्टेड हो तमाम पार्टनर से, तमाम पार्टी से, उसको इन्वॉल्व करते हैं हम डिस्प्यूट को सेटलमेंट करवाने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए। तो ये हमने थर्ड डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। फोर्थ हमारे पास है अनलिमिटेड लायबिलिटी, गैर महदूद जिम्मेदारी। हमने एक एडवांटेज पढ़ा था कि हाई क्रेडिट स्टैंडिंग। अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस तो वहां पर हाई क्रेडिट स्टैंडिंग पाई जाती है, मतलब उधार की सहूलत ज़्यादा होती है, उधार मिल रहा होता है पार्टनर्स को इजीली, क्योंकि उधार देने वाला शख्स जानता है कि अगर कारोबार के एसेट्स इनफ हो गए, इनसफिशिएंट पड़ गए कर्जे को वसूल करने में, वापस लेने में, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं कर्जे को वापस लेने के लिए। इनकी प्रॉपर्टी को बेचकर हम अपने पैसे, अपना कर्जा वसूल कर सकते हैं। वही एडवांटेज यहाँ पर आपके लिए डिसएडवांटेज बन गया। अनलिमिटेड गैर महदूद लायबिलिटी, जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, आपके कर्जदार सिर्फ आपके कारोबार तक महदूद नहीं है। अगर पार्टनर्स ने कर्जा वापस नहीं किया तो कर्जदार आपके घर तक आकर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल आउट कर कर अपना कर्जा वसूल कर सकते हैं, अपना पैसा आपसे वापस वसूल कर सकते हैं। तो ये फोर्थ डिसएडवांटेज हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह यहाँ पर भी गैर महदूद जिम्मेदारी होती है पार्टनर्स की। उन्होंने कर्जा जो लिया है उन्हें हर हाल में वापस करना है। डिस्कस करते हैं इस हेडिंग को मजीद। The partners have unlimited liability and their private properties can be disposed of in payment of the credit or making good the losses of partnership firm। कह रहे हैं कि अगर पार्टनर्स ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है और वो जो है वो उसको पे नहीं कर पा रहे, तो अब होता क्या है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं कर्जा वापस करने के लिए जो फर्म ने कर्जा लिया था। नुकसान होने की सूरत में पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करके, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके, घर है, ज्वेलरी है, कोई एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, जमीन है, या कोई और सिक्योरिटी है, कोई कागजात वगैरह हैं, उनको जो है वो बेचकर फिर आप जो है वो
पे करते हो कर्जा। तो यहाँ ये हेडिंग डिस्क्राइब कर रही है डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप को, कि आपने अपना कारोबार तो आपका नुकसान का शिकार हो ही गया, लेकिन अगर आपने ज्यादा कर्जा लिया हुआ है, जो कि हाई क्रेडिट स्टैंडिंग की एडवांटेज था आपके पास, अगर बहुत कर्जा ले लिया तो अब कारोबार तो नुकसान में हुआ ही, लेकिन आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं है, अब कर्जदार आपके घर तक पहुंच जाएगा और आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को, आपकी चीजों को, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, ऐसी, इनको बेच कर भी जो है वो क्या कर सकता है, अपना कर्जा वसूल कर सकता है, अपना पैसा वसूल कर सकता है। तो ये चौथा डिसएडवांटेज हमारे पास पार्टनरशिप का, अनलिमिटेड लायबिलिटी, गैर महदूद जिम्मेदारी। फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, लेक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, मुंतकिल करना, अपनी जगह पर किसी और को लाना, अपने जो पार्टनर काम कर रहे हैं, अगर कोई पार्टनर अपनी जगह पर किसी और शख्स को लाना चाहे तो वो नहीं ला सकता। वजह, हमने ये कहा था कि जब स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के लिए बनता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में पढ़े थे हमने लास्ट लेक्चर में एग्रीमेंट डीड्स। डीड्स में साफ मेंशन था कि पार्टनर कौन है, इसका नाम, इसका पता और लगाया गया पैसा मेंशन था एग्रीमेंट में। तो अब अगर पार्टनर अपनी प्लेस पर किसी और को लाना चाहता है तो नाम को चेंज करना पड़ेगा, एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है लगाए गए पैसे को भी चेंज करना पड़े। तो यहाँ पर चेंजेस करनी पड़ती है हमें एग्रीमेंट में, और जब भी एग्रीमेंट में होती है चेंजेस तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नया एग्रीमेंट बनता है, नई पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की जाती है। तो यहाँ पर पांचवा डिसएडवांटेज ये हो गया हमारे पास पार्टनरशिप का, कि पार्टनर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, मुंतकिल नहीं कर सकते, अपनी जगह पर किसी और को नहीं ला सकते। ये कमी पाई जाती है कि आप अपने शेयर, अपनी ओनरशिप किसी और को नहीं दे सकते। डिस्कस करते हैं इसे। पार्टनरशिप हैज अ फ्रोजन इन्वेस्टमेंट, व्हाटएवर वंस इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कैन नॉट बी विथड्रॉ बाय द पार्टनर्स। इफ अ पार्टनर्स विथड्रॉ हिज शेयर, द पार्टनरशिप विल स्टैंड डिसॉल्व। कह रहे हैं कि आपने जो एक बार पैसा लगा दिया, वो आपका पैसा मुंजमद हो गया है, फ्रोजन हो गया है, जम गया है, अब उसको आप निकाल नहीं सकते दोबारा। अब जब खत्म होगी पार्टनरशिप तभी वो पैसा वापस निकालना पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वो अपना हिस्सा किसी और को बेच दें, उससे ले लें पैसा और अपना काम जो है वो स्टार्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपने एक बार कारोबार में पैसा लगा दिया, वो आपका फ्रोजन इन्वेस्टमेंट है, मुंजमद सरमाया है, अब उस इन्वेस्टमेंट को आप बाहर नहीं निकाल सकते दोबारा और अपनी प्लेस पर किसी और को नहीं ला सकते। अपने शेयर्स को किसी और को बेचकर किसी और को अपने जगह पर लाना पॉसिबल नहीं है इस कारोबार में। इफ द पार्टनर विथड्रॉ हिज शेयर, अगर पार्टनर चाहता है विथड्रॉ करना अपने शेयर्स को निकालना, अपने पैसे को वापस लेना, तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ये जो है हमारे पास डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का, कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अपनी जगह आप किसी और को नहीं दे सकते। आप पार्टनर्स हैं, आप ऑनर हैं, आपका नाम लिखा हुआ है, अपने शेयर्स किसी और को बेचना चाहते हैं आप, तो पार्टनरशिप में ये पॉसिबल नहीं है। मुंतकली पॉसिबल नहीं है शेयर्स की, इन्वेस्टमेंट की। आपका इन्वेस्टमेंट फ्रोजन इन्वेस्टमेंट है, मुंजमद सरमाया है, आप अपनी प्लेस पर अपने किसी और पर्सन को नहीं ला सकते, वरना आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप को। अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस तो क्या नुकसानात होते हैं, 5 नुकसानात को डिस्कस किया हमने डिटेल में, कि क्या पॉइंट्स है, किस तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी, डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, और जो है वो डिफरेंट बुनियादी चीजें होती हैं, जैसे लेक ऑफ मैनेजमेंट किस तरह पाई जा रही है, मतलब डिफरेंट पार्टनर्स को डिवाइड किया हुआ है हमने, मैनेजमेंट कंट्रोल दिया हुआ है, तो डिले डिसीजन किस तरह होते हैं, ये हमने अभी डिसएडवांटेज में डिस्कस कर लिया। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारे पास है काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप का बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो 2 से लेकर 20 तक लोगों ने आपके कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया। ये पैसे इन्वेस्ट किया है, जिन पर्सन ने इन्वेस्ट किया है वो पार्टनर्स कहलाते हैं। बेसिकली पार्टनर्स आपके इस कारोबार के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं। इनकी कितनी किस्में होती हैं, एक सवाल ये आता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी किस्म के पार्टनर्स पाए जाते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में, कौन कौन से पार्टनर्स पाए जाते हैं, क्या क्वालिटी होती है हर पार्टनर की, उसे डिस्क्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं डिस्कस करने काइंड्स ऑफ पार्टनर्स को, कि पार्टनरशिप क्या, पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स हैं, कितनी काइंड्स है पार्टनर्स की, और हर पार्टनर की क्या क्वालिटी है। काइंड्स ऑफ पार्टनर्स में हमारे पास आते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, जिसे डोरमेंट पार्टनर भी कहा जाता है, एक्टिव पार्टनर, माइनर पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट पार्टनर। तो ये पार्टनर हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में शामिल हैं।
काइंड्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एक ही बात है, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और माइनर पार्टनर। ये वो पार्टनर हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हर पार्टनर की क्या क्वालिटी है। एक्टिव पार्टनर की क्वालिटी क्या है, स्लीपिंग पार्टनर को क्यों स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है, सीक्रेट पार्टनर की क्या अपनी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉमिनल पार्टनर का क्या मतलब होता है और माइनर पार्टनर के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड होती है। आइए इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं पार्टनर की। फर्स्ट हमारे पास है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर नाम से ही जाहिर है कि फर्म की तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में जो पार्टनर एक्टिव होता है, एक्टिव पार्ट लेता है तमाम काम करने में, उसे हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। ये पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट भी शेयर करता है, नुकसान भी बर्दाश्त करता है, इसके साथ ही तमाम मैनेजमेंट के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ऐसा पार्टनर एक्टिव पार्टनर कहलाता है। डिस्कस कर लेते हैं इसे डिटेल में। These are the partners who take active part in the business. They invest capital and share profit and loss. They have unlimited liability. He may also participate in decision making and management. ये वो पार्टनर्स होते हैं जो कि कारोबार में एक्टिव पार्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनका पैसा इस कारोबार में लगा हुआ होता है, इसके साथ ही ये प्रॉफिट शेयर करते हैं और नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं। इन पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, गैर महदूद जिम्मेदारी होती है इन पार्टनर्स की। अगर कर्जा वापस करने के लिए फर्म के एसेट्स इनसफिशिएंट पड़ गए तो एक्टिव पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करके, सेल आउट करके कर्जदार को उसका कर्जा वापस दिया जाता है। He may also participate in decision making. ये पार्टनर क्योंकि एक्टिव पार्टनर है इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं, शमूलियत इख्तियार करते हैं डिसीजन मेकिंग में और मैनेजमेंट में काम करने में। ठीक है, तो ये क्वालिटीज हो गई। हमने कहा था कि हर क्वालिटी के लिहाज से हर पार्टनर जो है वो अलग है। तो एक्टिव पार्टनर की क्वालिटी क्या है, एक्टिव पार्ट लेता है बिजनेस में, पैसा लगाता है, प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस शेयर करता है, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसकी कर्ज वापस करने के लिए, पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं हम इसके साथ ही शमूलियत इख्तियार करता है, कारोबार के फैसले करने में और मैनेजमेंट को संभालने में भी अहम किरदार अदा करता है। तो ये हमने पढ़ लिया एक्टिव पार्टनर के हवाले से फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर। सेकंड को देख लेते हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो हमारे पास सेकंड पार्टनर है। सेकंड पार्टनर को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर। नाम से ही जाहिर है कि ये पार्टनर एक्टिव नहीं होता कारोबार की एक्टिविटीज को, कारोबार की फंक्शंस को, कारोबार की मैनेजमेंट को परफॉर्म करने में, बल्कि स्लीपिंग कंडीशन में होता है, इसलिए इसको हमने स्लीपिंग पार्टनर का नाम दिया है। इसके पास वो तमाम राइट होते हैं, वो तमाम जो है वो ड्यूटीज होती हैं जो कि एक एक्टिव पार्टनर के पास होती हैं, लेकिन ये परफॉर्म नहीं करता क्योंकि ये लेजी होता है, सुस्त होता है, काहिल होता है, इसलिए इसका नाम स्लीपिंग पार्टनर रखा गया है। आइए डिस्कस करते हैं कि स्लीपिंग पार्टनर की क्या क्वालिटीज होती हैं। These are the partners who do not take active part in the business. They invest capital and share profit and loss. They have unlimited liability. They have all rights which an active partner has. कह रहे हैं कि इसके पास वो तमाम हुकूक हैं, वो तमाम राइट्स हैं जो कि एक्टिव पार्टनर में हमने पढ़े थे अभी कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है एक्टिव पार्टनर। अगर स्लीपिंग पार्टनर चाहे तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मैनेजमेंट में परफॉर्म करता है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर भी चाहे तो परफॉर्म कर सकता है मैनेजमेंट के फंक्शन, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर कोई राइट अवेल नहीं करता, कोई भी मैनेजमेंट के काम परफॉर्म नहीं करता। बल्कि क्या होता है, ये नहीं लेते एक्टिव पार्ट इन दी बिजनेस, इनका कोई एक्टिव पार्ट बिजनेस में नजर नहीं आता। ये पैसा लगाते हैं, कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, नुकसान भी शेयर करते हैं। इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कर्जदार जो है वो कर्जा वापस करने के लिए हमें जो है वो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर फर्म के जो एसेट्स हैं वो इनसफिशिएंट हो गए तो स्लीपिंग पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज कर कर्ज जिससे लिया है उसे वापस किया जा सकता है। तो ये इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो डिफाइन कर रही है यहाँ पर गैर महदूद जिम्मेदारी को। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया क्या डिफरेंस है। बेसिकली सवाल जो है वो एग्जाम में डिफरेंस के हवाले से भी आ सकता है। यहाँ पर एक तो काइंड्स ऑफ पार्टनर्स आ गया, या फिर क्या डिफरेंस है स्लीपिंग और एक्टिव पार्टनर में। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है
कि एक्टिव पार्टनर एक्टिव होता है, एक्टिव पार्ट लेता है बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज में, जबकि स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव नहीं होता, स्लीपिंग कंडीशन में होता है और कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेता बिजनेस की मैनेजमेंट में, बिजनेस के फंक्शंस में। बाकी तमाम राइट, तमाम ड्यूटीज, तमाम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल हैं एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर की। स्लीपिंग पार्टनर भी एक्टिव पार्टनर की तरह पैसा लगाता है, प्रॉफिट को शेयर करता है, नुकसान को बर्दाश्त करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी को फेस करता है और तमाम राइट्स इसको हासिल होते हैं जो कि एक्टिव पार्टनर के पास होते हैं। लेकिन ये कुछ नहीं करता, सिर्फ पैसा लगाकर और जो है वो स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है। स्लीपिंग पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम भी डिस्क्राइब कर रही है हमें कि दो पार्टनर्स तो एक्टिव हैं लेकिन एक पार्टनर जो है वो कंडीशन, स्लीपिंग कंडीशन में पाया जा रहा है, सोने की हालत में यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक्टिव नहीं है, बिजनेस की एक्टिविटीज को केयरफुली एक्टिव फॉर्म में नहीं परफॉर्म कर रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सीक्रेट पार्टनर, मतलब राजदार पार्टनर। A secret partner is one who is not known to the public as a partner. He has capital the business, enjoy and shares profit and loss. He may also participate in decision making and management. ये वो पार्टनर होते हैं जो पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट को भी शेयर करते हैं, नुकसान को भी बर्दाश्त करते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में और मैनेजमेंट के फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इनके पास वो तमाम ड्यूटीज, वो राइट्स होते हैं जो कि एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर्स के पास हैं। लेकिन इनकी एक क्वालिटी सिर्फ ये है कि ये आवाम से छुपे हुए होते हैं, पब्लिक को नहीं पता होता कि ये पर्सन भी इस फर्म में, इस कारोबार में, इस पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर शामिल है। अगर किसी पर्सन को आपने आवाम से छुपाकर, आवाम से, पब्लिक से छुपाकर एज अ सीक्रेट पार्टनर रखा हुआ है, उसने पैसा भी लगाया हुआ है, आपके साथ सारे काम भी परफॉर्म करता है, प्रॉफिट भी शेयर करता है, नुकसान भी बर्दाश्त करता है, लेकिन पब्लिक नहीं जानती कि ये आपकी फर्म का, आपके कारोबार का मालिक है, आपके साथ पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर वर्क कर रहा है, तो ऐसा पार्टनर सीक्रेट पार्टनर कहलाता है, राजदार पार्टनर कहलाता है। इसकी क्वालिटी क्या है? मेन क्वालिटी कि पब्लिक इसको नहीं जानती कि ये एज अ पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉमिनल पार्टनर। उर्दू मीनिंग अगर देखें तो नाम का पार्टनर, जिसका नाम यूज किया जा रहा है फर्म में, बेसिकली इसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बेसिकली ये कोई पार्टनर नहीं होता। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। A nominal partner is not a real partner, basically असल पार्टनर नहीं है, but to the general public, आम आवाम के लिए he is declared as a partner, पब्लिक जानती है कि ये इस कारोबार का पार्टनर है। He has no investment, इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता in the business, कारोबार में, does not share profit and loss, कोई प्रॉफिट शेयर नहीं करते, कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करते, not responsible for that, पार्टनरशिप में जो कर्जा लिया हुआ है पार्टनर्स ने, उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती नॉमिनल पार्टनर की, बल्कि ये जो काम करते हैं वो कमीशन पर काम कर रहे होते हैं, अपना नाम इस्तेमाल करने के बदले में आपसे कमीशन अर्न कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमने डिस्क्राइब किया नॉमिनल पार्टनर को। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो कि पार्टनरशिप में रियल पार्टनर नहीं होते। इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये पार्टनर नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका नाम यूज किया जा रहा है, इसलिए जनरल पब्लिक ये समझती है कि ये पर्सन, ये बंदा एज अ पार्टनर इन्वॉल्व है इस कारोबार में, इस पार्टनरशिप में। इस पार्टनर का बेसिकली कोई पैसा कारोबार में नहीं लगा हुआ होता, ना ही ये प्रॉफिट शेयर करते हैं या ये नुकसान बर्दाश्त करते हैं, ना ही कर्जा वापस करने के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी होती है, बल्कि ये सिर्फ अपना नाम यूज करने के लिए देते हैं। फेमस पर्सनालिटीज होती है इसलिए इनका नाम यूज किया जा रहा होता है और पब्लिक ये समझती है कि ये कारोबार इस पर्सन का है, ये पर्सन इस कारोबार में एज अ पार्टनर शामिल है। फिफ्थ टाइप जो पार्टनर की हमारे पास है वो है माइनर पार्टनर। जैसा कि नाम से ही डिस्क्राइब है माइनर पार्टनर मतलब कम उम्र पार्टनर, जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। अगर वो पर्सन कारोबार में इन्वेस्ट करता है एज अ पार्टनर, पार्टनरशिप के बिजनेस को जो है वो शामिल होता है पार्टनरशिप के बिजनेस में, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं ये माइनर पार्टनर है। आइए डिस्कस करते हैं इस माइनर पार्टनर के हवाले से। They have not attained maturity, इन पर्सन्स ने अभी मैच्योरिटी हासिल नहीं की होती। They are under 18, ये 18 के अंडर होते हैं, इनकी उम्र 18 साल से कम होती है। They have investment with a profit sharing ratio, but the liability is limited. 18 साल से कम उम्र लोग कारोबार में पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, लेकिन इनकी लायबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी गैर महदूद नहीं होती, बल्कि महदूद होती है, लिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कारोबार में इस पर्सन ने पैसा लगाया हुआ है, कारोबार ने कर्जा लिया, पार्टनर्स ने कर्जा लिया और कारोबार को नुकसान हो गया, कर्जा वापस नहीं कर पा रहे पार्टनर्स,
तो माइनर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को, जाती जायदाद को कर्जा वापस करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। माइनर पार्टनर की लायबिलिटी सिर्फ कारोबार तक ही महदूद है कर्जा वापस करने के लिए। जिसने कर्जा दिया है वो इनके घर तक नहीं पहुंच सकता। गैर महदूद जिम्मेदारी नहीं है माइनर पार्टनर की, बल्कि जिम्मेदारी महदूद है, लिमिटेड है। इसलिए अगर कर्जा वापस करने के लिए फर्म के जो एसेट्स हैं वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं तो माइनर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम जो है वो कर्जा वापस करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये पार्टनर्स जो है वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट में काम भी नहीं करते, मतलब नॉट अलाउ, इनको अलाउ नहीं होता टू टेक पार्ट, कोई डिसीजन ले, कोई पार्ट परफॉर्म करे मैनेजमेंट में। क्योंकि क्या होता है, ये कम उम्र पार्टनर होते हैं, इसमें सोचने समझने की सलाहियत इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी मेजॉरिटी नहीं होती, तो इसलिए हो सकता है कि गलत कोई फैसला कर दें। इसलिए इनके बिहाफ पर इनका लॉयर काम कर रहा होता है, इनका वकील काम कर रहा होता है, जो कि चेक कर रहा होता है प्रॉफिट को, शेयर्स को, अकाउंट्स की बुक्स को, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कारोबार की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरफ जा रही है। माइनर पार्टनर के बिहाफ पर इनका वकील काम कर रहा होता है। माइनर पार्टनर कोई भी एक्टिव पार्ट परफॉर्म नहीं करते, कोई भी पार्ट नहीं लेते मैनेजमेंट में, यानी फर्म के काम को परफॉर्म करने में। तो ये हमने डिस्कस कर लिया माइनर पार्टनर के हवाले से कि माइनर पार्टनर जो कि 18 साल से कम उम्र लोग होते हैं और कारोबार में पैसा लगा रहे होते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्जा वापस करने के लिए, माइनर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते, और माइनर पार्टनर मैनेजमेंट में कोई पार्ट परफॉर्म नहीं करते। तो क्लास यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है आज का कंप्लीट। हमने कहा था कि आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप और काइंड्स ऑफ पार्टनर्स के हवाले से। तो टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमने डिस्कस किया क्या क्या नुकसानात हैं पार्टनरशिप का बिजनेस अगर हम करते हैं तो हमें किन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, किस तरह हमारे डिसीजन डिले होते हैं, किस तरह जो है वो डिसएग्रीमेंट पाया जाता है पार्टनर्स के दरमियान में, किस तरह जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी का हमें सामना करना पड़ता है, किस तरह कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रहती, बल्कि क्या होता है किसी भी वक्त कारोबार जो है वो डिसकंटिन्यू हो सकता है, खत्म हो सकता है, ट्रांसफरेबिलिटी मुमकिन नहीं होती, कभी भी आप अपने जगह पर किसी और को नहीं ला सकते, अपने इन्वेस्टमेंट की प्लेस पर किसी और को मालिक नहीं बना सकते। आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रोजन इन्वेस्टमेंट होता है, मुंजमद सरमाया होता है। ट्रांसफरेबिलिटी मुंतकिल करना पॉसिबल नहीं होता अपने शेयर्स किसी और को। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस किया। एक्टिव जो कि एक्टिव होता है कारोबार की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, स्लीपिंग जो कि एक्टिव नहीं होता, स्लीपिंग कंडीशन में होता है। नेक्स्ट फिर हमने कहा नॉमिनल जिसका नाम यूज किया जा रहा होता है। फिर हमने कहा सीक्रेट पार्टनर जो कि राज में होता है, पब्लिक से छुपा कर जो है वो हमने इसको एज अ पार्टनर बनाया हुआ होता है। फिर लास्ट हमने कहा माइनर पार्टनर जिनकी एज 18 साल से कम होती है वो माइनर पार्टनर कहलाते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली क्लास में न्यू टॉपिक के साथ फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।